Yes, welcome guys, welcome to SK ज्ञान चैनल। मैं कमल हंस पाल गोइंग टू सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ पंजाब मास्टर कैडर पेपर 60-60। ये मैथमेटिकल साइंस का पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं टोटल। एंड अगर आप इस पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हो टाइमर के साथ, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए skcomputercenter.com वेबसाइट पे विजिट करना होगा। पंजाब मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे वहाँ पे अपलोड करे हैं, साथ में उनके सॉल्यूशंस की वीडियो है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो एंड सॉल्यूशन देख सकते हो। जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, क्विज लेने के लिए, एमसीक्यू सीरीज लेने के लिए कुछ पे करते हो, कुछ पेमेंट होती है, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे ये एकदम फ्री डाटा मिलेगा। यस स्टूडेंट्स, ये वेबसाइट हमने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस पेपर्स के लिए उनको पे करना पड़ता है, ऐप्स को परचेज करना पड़ता है। ऐप्स पे पैसा कई स्टूडेंट्स नहीं खर्च कर सकते, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। पंजाब मास्टर कैडर के क्वेश्चंस पेपर वहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं, जो रह गए हैं वो कर दिए जाएंगे एंड उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पंजाब मास्टर कैडर एंड मैथमेटिक्स के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो चैप्टर्स हैं उन सब के क्विजेज हमने वहाँ पे डाल दिए हुए हैं एंड टाइमर के साथ आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ये सारा डाटा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वीडियोस जो है उनकी भी कोई भी पेड नहीं है, कोई प्राइवेट नहीं है। तो आप वहां से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्यूशन को वॉच कर सकते हो। द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय दिस कन्वर्जेस टू, ये किसको कन्वर्ज करती है? इसको करने के लिए आपने सबसे पहले ये चेक करना है, जब आप n को इन्फिनिटी पुट करते हो, अगर ये चीज n को इन्फिनिटी पुट करने पे 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बनती हो, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? e की रेज टू पावर रखी जाती है। ये जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसमें से 1 माइनस किया जाता है, 1 प्लस 2 अपॉन n 1 माइनस किया जाता है। इसको साथ में प्रोडक्ट कर दिया जाता है, जो इसकी रेज टू पावर होती है वो है n प्लस 3। तो n ये 1 के साथ 1 कैंसिल, e की जो रेज टू पावर है वो रहेगी e रेज टू पावर 2 अपॉन n, साथ में यहाँ आएगा n प्लस 3। अब इस n को कैंसिल अगर करना है तो इसको बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। इट विल बी e रेज टू पावर 2 अपॉन n। n को अगर बाहर कॉमन निकालते हो तो इट विल बी 1 प्लस 3 अपॉन n। n के साथ n कैंसिल, तो e की पावर क्या रहेगी? 2, ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 प्लस 3 अपॉन n। तो अब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये चीज 0 बन जाएगी, तो e की रेज टू पावर 2 हो जाएगी। बी आंसर इज द राइट आंसर। 1 अपॉन 3p, 1 अपॉन 5p, 1 अपॉन 7p, ऑड नंबर्स हैं, 2 का गैप है, p है, कहता कब कन्वर्ज करेगी? कन्वर्ज करने के लिए p ग्रेटर देन 1 होता है, डाइवर्ज करने के लिए p लेस देन इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म, जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 है तो इसके सम ऑफ कोफिशिएंट्स आपने फाइंड करने, उसका रिजल्ट होता है जो एक्स वाई होते हैं आपकी पूरे कह लो एक्सपेंशन में, ठीक है, उसमें आपको एक्स वाई वगैरह को 1 पुट करना होता है। 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2 रेज टू पावर 5, वो हो गए 32, तो बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यहाँ पे जब आपको ये फॉर्म दी होगी तो x के रेज टू पावर है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी x के रेज टू पावर है 1, ठीक है। तो इसका ना एक रिजल्ट होता है, वो क्या है? r निकालने का, ठीक है, r निकालने का है रिजल्ट। इंडिपेंडेंट टर्म अभी निकालेंगे हम बाद में, पहले r निकालो। 6n, ये n होता है, उसको मल्टीप्लाई करी जाती p के साथ। इसमें p कौन है? ये जो x ऊपर था ना उसकी रेज टू पावर, इसको p बोला जाता है, इस पावर को, ठीक है, वो है 1। अपॉन में रखा जाता है p प्लस क्यू, मतलब इसकी रेज टू पावर एंड इसकी दोनों को प्लस 1 प्लस 1, ठीक है।
तो इट विल बी r इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 1 आना, ठीक है, 6/2, तो इट विल बी 3, तो r की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, अब अगर r की वैल्यू 3 है तो आपको टर्म कौन सी निकालनी होगी, 4। वो क्यों, क्योंकि r+1 अगर आप निकालते हो तो उसके लिए NCR होता है, ठीक है, NCR होता है। जो फर्स्ट टर्म होती है उन पे इन दोनों का माइनस किया जाता है, ठीक है। जो सेकेंड टर्म होती है उस पे ये जो नीचे वाला होता है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे r की वैल्यू 3 है, उससे एक बड़ी टर्म निकालोगे, फोर्थ टर्म निकालोगे, ठीक है, फोर्थ टर्म निकलेगी इंडिपेंडेंट टर्म। तो वो ये पूछा नहीं है कौन सी टर्म है, वो है क्या, वो पूछा है। मतलब अगर तो पूछा होता फोर्थ, थर्ड, सेकेंड ऐसे, तो फिर आपका आंसर यहाँ तक था। अब वो पूछ रहे हैं कि वो नंबर आ क्या रहा है, वो रहेगा NCR। N की वैल्यू क्या है 6, C R की वैल्यू आपने अभी निकाली वो है 3, ठीक है, इससे एक कम लिखी जाती है ना 3। तो रीजन आपको मैंने बता दिया कि TR+1 के लिए यहाँ पे हम NCR लिखते हैं। तो यहाँ पे है 2x के रेज टू पावर क्या आएगा, यहाँ पे है 6 - 3, तो यहाँ पे 6 - 3 मतलब, ठीक है, 3, तो 1/3x रेज टू पावर, यहाँ पे जो नीचे वाला 3 है वो। अब आप इसको x की वैल्यू आप मत लिखो, अगर आपने लिखने भी है अपने आपसे चेक भी करनी है, देखो यहाँ पे x की रेज टू पावर 3 बन रही है, यहाँ पे भी x की रेज टू पावर 3 बन रही है, वो कट रहे हैं एक दूसरे से, तो इंडिपेंडेंट टर्म आ जानी है ना। तो x की आप फिलहाल छोड़ दो, बाकी लिखो आप 636 को जब आप सॉल्व करोगे इट इज नथिंग बट 654, नीचे 321, तो यहाँ पे 2 की रेज टू पावर रहेगी 6 - 3, 3, 1/3 की रेज टू पावर रहेगी 27, तो 654 अपॉन में 321, तो 2 को 3 बार लिखना है, तो जो 27 है उसको 3 बार लिखना है, ठीक है। तो 3 2 ज़ार 6, वो 6 के साथ कैंसल, इसको सॉल्व करो, इट विल बी 160/27। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, द फंक्शन f डिफाइंड बाय 1 0, 1 के लिए वो कह रहे हैं x इज रैशनल, 0 के लिए कह रहे हैं इररेशनल। तो कहता है ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है एट रैशनल पॉइंट्स, कॉन्टिन्यूअस है एट इररेशनल पॉइंट्स, कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, डिसकॉन्टिन्यूअस। देखो भाई 1 और 0 है, ठीक है, 1 के लिए रैशनल, 0 के लिए इररेशनल, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है एट एवरी पॉइंट, सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन 1/x such that x is not equal to 0, such that x is equal to 0 is continuous in 0 to infinity, ओपन इंटरवल है इन्फिनिटी की तरफ, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे का कॉन्टिन्यूअस नहीं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यस, हाँ, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यस, ये ठीक ऑप्शन है। कॉन्टिन्यूअस बट नॉट, ना ये कॉन्टिन्यूअस है ना ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तो ये सी रहेगा आंसर। ये BSc का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, द फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। जब भी आपने ऐसे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी होती कि किस पॉइंट पे है किस पे नहीं है, आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, सीधी सादी सी बात है। जिस पॉइंट पे एजेस बन रही होंगी, सपोज करो मैं कोई भी एक ग्राफ बनाती हूँ, लाइक ये मैंने ग्राफ बनाया, तो ये फंक्शन कौन से पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये पॉइंट्स पे जिस पे कॉर्नर्स बन रहे हैं उस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो आपको पता, आप x की वैल्यू पुट करो, जैसे यू कैन से दिस इज y इज इक्वल टू x+2 मॉडुलस में है, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, जैसे 0 1 2 3 है ना 4, ये वैल्यू सारी इसमें पुट करो। y ने कौन कौन सी वैल्यूज देनी है, जैसे y ने वैल्यू दे दी 2 3 4 5, ठीक है।
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगी कहीं पे, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, y की वैल्यू 3, ठीक है यहाँ पे। तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, क्लियर है। ये तो x की मैंने पॉजिटिव वैल्यूज ली ना, नेगेटिव पुट करके देखो, नेगेटिव पुट करूं यहाँ पे, x की वैल्यू 0 ली, 1 ली, 2 ली, ठीक है। -1 पुट करूं, जब -1 पुट करोगे आप तो y की वैल्यू कौन सी आएगी, x की वैल्यू -1 सपोज करो यहाँ पे है, तो y की वैल्यू कौन सी आएगी, x की। अब नेगेटिव वैल्यूज पुट करें, ठीक है, पॉजिटिव तो सारी हो गई, अब हम नेगेटिव पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। जब x की वैल्यू यहाँ पे आप -1 पुट करोगे तो y ने वैल्यू आपको 1 देनी है, -2 पे 0 देनी है, -3 पे फिर 1 मिलनी है, -4 पे फिर 2 मिल रही है। देखते हैं इसको ग्राफ में बनाते हैं। जब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी। x की वैल्यू -2 ये है, तो y की वैल्यू 0 हो जानी है, वेरी गुड, यहाँ पे आ जानी है। x की वैल्यू आपके पास -3 है सपोज यहाँ पे, y की वैल्यू ऊपर चली जानी है यहाँ पे, ओके। x की वैल्यू -4 है, x थोड़ा और नेगेटिव हो गया, y की वैल्यू 2 ऊपर चली जानी है, ओके। तो ये ग्राफ रहेगा। तो आई बात समझ में कि ग्राफ कैसे बनता है। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कब ऑब्टेन हुआ था, जब y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू इस पॉइंट पे -2 थी। आप चेक कर लो, इस पॉइंट पे x की वैल्यू -2 थी, तो इस पॉइंट पे एज बन रही है, जिस पॉइंट पे एज बन रही होती है उस पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो इसको जब आप इन शॉर्ट करोगे तो सिंपल आप क्या देखोगे, जिस पे फंक्शन 0 बन रहा है, ऐसे मॉडुलस वाला फंक्शन, उसको 0 के इक्वल पुट करा, -2 बना, तो कहने का मतलब एज कहाँ पे बनेगी, -2 पे, ठीक है। तो वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जैसे आपको दिया हुआ है, मैं y कंसिडर करती हूँ इसे, x-1 का मॉडुलस है प्लस x-3 का मॉडुलस है एट x इज इक्वल टू 2। तो इसकी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, इट इज नथिंग बट, इसको डिवाइड में लिखो मॉडुलस में, ऊपर फिर ये ऐसे आता है, मतलब विदाउट मॉडुलस, नीचे इसका मॉडुलस आएगा, ऊपर ये फंक्शन x-3 होगा। अब इसमें 2 पुट करो, इसमें 2 पुट करोगे, 2 - 1 1, नीचे 2 पुट करोगे मतलब वही 1 रहेगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे -1, तो नीचे रहेगा 1। तो पूरे को सॉल्व करो, 1 - 1 क्या हो गया, 0, तो बी आंसर इज राइट आंसर। 34 क्वेश्चन है, y की वैल्यू है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जब आप इसको डिवाइड करते हो cos के साथ तो ये tan बना देगा। tan कैसे बनेगा cos के साथ डिवाइड करने पे, cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos tan x, यहाँ पे 1 प्लस tan x, तो ये रहेगा tan इनवर्स, ये जो इतना रिजल्ट है ये tan ऑफ 45 डिग्री माइनस x बनेगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। tan से tan कट होते हैं जब ये आपकी वैल्यू y की रहती है, लेकिन आपको dy/dx निकालना है, तो जब आप dy/dx निकालोगे तो -1 रहेगा, सी आंसर रहेगा। C ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, अच्छा इसमें आपको C की वैल्यू निकालनी है रोल्स थ्योरम में निकालनी है, कहने का मतलब ये एप्लीकेबल होगी, वो पहली 2 कंडीशंस मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा उसका जहां से C की वैल्यू निकालती थी वही अप्लाई करूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है C की वैल्यू निकालो रोल्स थ्योरम के लिए, जो f' इज इक्वल टू 0 रहती है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें x की जगह पे C पुट करना है, तो वो cos ऑफ c इज इक्वल टू 0 रहेगी। cos ऑफ c 0 बनता होता है भाई cos 90 पे, तो जब इसका cos का रिजल्ट लगाते हैं वो होता है c इज इक्वल टू 2n पाई माइनस, ये जो होता है ये कौन है, ये पाई अपॉन 2 है।
n की वैल्यू पुट करें, हमें फाइंड किस में करनी है, n तो बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, कोई 10 पुट कर दो, 12 पुट कर दो, ठीक है, ये बड़ी आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो ये रिजल्ट π/2 देगा। अगर n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ प्लस माइनस π/2 देगा, π/2 इसमें लाई कर रहा है, आंसर में भी है। अगर 1 पुट करती हूँ तो 2π प्लस माइनस π/2 सॉल्व करने के बाद अगर प्लस का रिजल्ट लेती हूँ इट इज 5π/2, अगर माइनस का लेती हूँ तो इट इज 3π/2, लेकिन है नहीं ये, है ना, 3π/2 भी उससे बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यही रहेगा π/2 n की वैल्यू 0 पुट करने पे। 36th क्वेश्चन है, द फंक्शन f of x is equal to x upon 1 plus x minus log 1 plus x greater than 0, x पॉजिटिव है यहाँ पे। तो कहता है कि ये फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज क्या कर रहा है। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होगा तो आप उसकी डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन पे यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। वो क्या रहेगा, डिवाइड में होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये जो डिवाइड वाला फंक्शन है वो ऐसे रहेगा, क्लियर है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। ऊपर वाला जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन, नीचे वाली चीज एज सच उसका होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स एज सच। डी डी एक्स किसकी करी जाती, ऊपर वाले फंक्शन की, वो आपको पता 1 आ जानी। नेक्स्ट माइनस लगाया जाता, ऊपर वाला फंक्शन ऐसे रखा जाता है, नीचे वाले की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको पता 1 आनी है। माइनस का साइन है 1 अपॉन लॉग एक्स का जो फंक्शन है वो ऐसे डिवाइड में आ गया, नीचे वाले फंक्शन की आप दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 बननी है। यहाँ पे x के साथ x कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, एफ डैश एक्स जो है वो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब दिया क्या हुआ था कि x पॉजिटिव है, ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्लियर है। तो ये ऊपर वाला फंक्शन नेगेटिव, लेकिन नीचे वाला पार्ट देखो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक तो चीज ये x के अंदर पॉजिटिव है। द सेकेंड बिगर थिंग इज दैट यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ओवरऑल अगर मैं इसको बताऊं तो ये लेस देन 0 है, अगर ओवरऑल कहूं तो ये डिक्रीजिंग है। अगर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है, डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग। 37th क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉज एक्स, ठीक है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो अगर ये कोई आइडेंटिटी बना रहा हो तो बहुत अच्छा। आइडेंटिटी बन तो रही है, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड करती हूँ तो इट विल बी साइन 2x। अगर इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो वो क्या है, एक्चुअली में जो साइन 2x है दैट इज लाइंग बिटवीन, तो जब आप उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जब आप उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी रहेगी, 1/2। y की वैल्यू जैसे कि दी हुई है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x, तो dy/dx निकालना है। उसके लिए आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, dy/dx इज इक्वल टू 1/dy/dx इज इक्वल टू लॉग x का फॉर्मूला होता है 1/x। अब उसकी डिनोमिनेटर में कौन है, मॉड x। अब उसकी डिफरेंशिएशन आप फर्दर करोगे तो वो क्या होगी, x अपॉन में मॉड x, ठीक है, x अपॉन में मॉड 2 बार है तो 2 बार मॉड है। आपको पता कि मॉड x का स्क्वायर है जहाँ x का स्क्वायर है 1 एंड सेम थिंग, तो x अपॉन x का स्क्वायर मतलब कि एक x कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि आंसर ये रहेगा कि ये रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर जब कंडीशन आ जाती है ना तो एक x को कैंसिल कर देते हैं, वो कहते हैं ऐसे मॉड में आएगा, लेकिन मॉड में नहीं, क्योंकि ये मॉड जो है वो हम ब्रेक कर सकते हैं, फिर एक x के साथ एक x कैंसिल, फिर 1/x। तो एक्यूरेट आंसर है वो a है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप इंटीग्रेशन अगर करते हो आप 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो आप पुट कर लो इसे, जैसे log x है ना, आप log x को कुछ पुट कर लो u, log x की डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू
ऐसे साइड में u का du हो जाएगा, है ना। तो अब आप इसमें जाओ, इंटेग्रल क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को क्या पुट किया, 1/x dx को पुट नहीं किया, एक्चुअली में ये जो था ना 1/x ये एंड dx उसके साथ में जिसको मैंने रेड किया, उसकी जगह पे आप du लिख देना, उसकी जगह पे आ गया du, तो 1 में log x है ना, तो 1/u, ये कंडीशन बन रही है। तो इसकी कौन सी इंटीग्रेशन होती है, 1/u की log ऑफ u, तो u को आपने क्या कंसिडर किया था, log ऑफ x प्लस p, ठीक है, वो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आना ही है, तो b आंसर रहेगा। इंटीग्रेशन में 1 से लेके 2 तक है, मॉडुलस में x माइनस 1 dx है, तो इसको ऐसे लिखूं अगर मैं कि जो मेरा x है दैट इज लाइंग बिटवीन, यहाँ पे लिखूं कि x जो है मेरा 1 से लेके 2 तक लाई कर रहा है, ऐसे ही है ना, लिमिट बीच में फंक्शन x माइनस 1 है, तो ये पूरे में आप 1 माइनस कर दो, यहाँ पे 1 माइनस किया 0, यहाँ पे माइनस किया ये, यहाँ से माइनस किया 1, x माइनस 1 जो है वो आप पॉजिटिव रखो, मतलब ये जो रिजल्ट है ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो आप इसको मॉडुलस में से बाहर निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं, आई बात समझ में। अगर ये नेगेटिव होता तो इसका मॉडुलस जब आपने खोलना था बाहर नेगेटिव रखना था, x का रहेगा x² 1 का रहेगा x, जो इसकी लिमिट्स हैं वो ऐसे आ जाएंगी। अब 2 पुट करो, 2 2 4/2 माइनस 2, 1 पुट करो 1/2 माइनस 1, इट इज 2 माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद माइनस, यहाँ पे लिमिट्स पुट होती हैं पता ना, 2 यहाँ पे पुट होगा, फिर माइनस का साइन रहेगा, फिर ये नीचे वाली जो लिमिट है वो इसमें पुट करी जाती है। ये यहाँ पे माइनस है, नीचे वाली लिमिट माइनस π/2 से लेके π/2 तक है, cos x है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसकी लिमिट माइनस a से लेके a तक है, f ऑफ x dx है, आप इसका इवन और चेक कर लेना। अगर f(x) इवन फंक्शन हो तो आपने इस इंटेग्रल को चेंज कर देना है, 0 से लेके a तक लिमिट लगा के आगे आपने 2 लिख देना यहाँ पे, ठीक है, f ऑफ x dx। अगर आपका ये जो लिमिट है माइनस a से a, अगर आपका f ऑफ x जो है वो ऑड आता है, ठीक है, ये तो रहा रिजल्ट इवन के लिए। अगर आपका f ऑफ x ऑड आता है उसके लिए आपका ये जो इंटेग्रल है, ठीक है, ये सारे का सारा 0 बन जाएगा। दो रिजल्ट बताए मैंने आपको, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। अब रही बात इवन ऑड कैसे चेक करते हैं। इवन ऑड चेक करने के लिए आपको x की जगह पे फंक्शन में -x पुट करना है, ठीक है। तो जब पुट किया, फंक्शन कौन सा था, फंक्शन था cos x, ठीक है। आप x की जगह पे -x पुट कर दो, cos x की जगह पे -x, ये cos जो है ये माइनस को खा जाता है, cos ऑफ x रहेगा। तो कहने का मतलब जो आपका फंक्शन है वो इवन है। इवन के लिए इसने रिजल्ट छोड़ना है, 2 आगे लगाया जाता है, लिमिट 0 से लेके π/2 तक रहती है, क्लियर है। फंक्शन साथ में cos x dx आ जाता है। अब cos x की जो इंटीग्रेशन है वो करी जाती है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी sin ऑफ x। तो ये जो लिमिट है 0 से लेके π/2 तक वो रहेगी, 2 ऐसे रहेगा, sin x की जगह पे π/2, ठीक है। फिर जो नीचे वाली लिमिट पुट करी जाती है sin ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू 2 sin ऑफ 90, नथिंग बट 1 माइनस 0। तो सॉल्व करने के बाद 2, तो आपका आंसर रहेगा C, 41 का C आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 5 dx dy ऐसा क्वेश्चन रहा तो ऊपर वाली लिमिट का मल्टीप्लाई कर देना। लॉजिक क्या है, एक बार x के साथ डिफरेंशिएशन करो, x रहेगा, लिमिट्स 0 से 5 पुट कर दो, ये 5x आना है, उसकी फिर इंटीग्रेशन कर दो, फिर 5x y बननी है, रिजल्ट आपके पास 5 आना है, उसकी फिर y के रिस्पेक्टिव करोगे, 5y आना, उसकी लिमिट्स पुट कर दो,
0 से लेके 4 तक, फिर लिमिट्स पुट करो, ठीक है। एक बार 4 माइनस 0 तो वो 20 बनना, तो सीधा सीधा इसको ऐसे बता दिया जाता है कि 5 4 20 कर देना। अगर नीचे 0 है तो यहाँ पे फंक्शन भी कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये डायरेक्ट सोच लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म लैमिना बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस and the arc of the conic x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, ठीक है। ये कॉनिक दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, तो डी आंसर रहेगा। ये पॉइंट्स आपको लर्न करने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यूज की अगर आपको बाकी लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे dy बाय dx दिया हुआ है, dy बाय dx, राइट हैंड साइड पे ना हमें सिर्फ x की फॉर्म रखनी होती है। ये जो 1 + y है ना यहाँ पे ऊपर, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है, क्योंकि डी जो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ वो है dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म देनी है मैंने। तो dy बाय dx तो ओके है, पी वाई का मतलब है कि मुझे इस साइड सारा ये जो q है ये x की फॉर्म में होना चाहिए, तो 1 + y के साथ डिवाइड कर दो, तो y एज सच रखोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना 1/x रहेगा, प्लस वाई 1/x प्लस y/x। तो आप ऐसे करो, जो y वाले फंक्शन है ना, एक ये इनको इकट्ठा करो अभी, ठीक है। जब ये इकट्ठा करोगे तो इट विल बी नथिंग बट dy/dx, y इस साइड ही रहेगा, ये y/x प्लस का है, यहाँ पे आके इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/x। dy बाय dx प्लस दोनों में से अगर आप y कॉमन निकालते हो 1 माइनस 1/x, y बाहर कॉमन निकला, इज इक्वल टू 1/x। तो ये देखो, ठीक है, तो ये फॉर्म बन गई है वो dy बाय dx, ये p है सारा, ये सारा p है, p है ये सारा, py इज इक्वल टू ये q है। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e⁻⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। ये सारा मेरा करने का मकसद ही ये था कि मेरे पास p की वैल्यू आ जाए। तो p कौन सा होता है, जो y के साथ जिसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है वो p रहता है। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रेशन करनी p की, p रहा आपका 1 माइनस 1/x, ब्रैकेट के बाहर रखोगे आप dx, ये क्या बनेगा e⁻, 1 की इंटीग्रेशन क्या रहनी है x, माइनस 1/x की इंटीग्रेशन हो जानी है log x, दिस इज इक्वल टू e⁻x है, e की रेज़ टू पावर माइनस, ठीक है, माइनस log x है। तो e⁻x, ये जो माइनस है ये x के ऊपर चला जाना ना, log ऐसे, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है n log m का, जब ये पावर जो है वो ऊपर चली जाती है तो e log कैंसिल हो गए, e की पावर अपॉन में x, डी आंसर इज द राइट आंसर। 45th क्वेश्चन है, पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है, 1 लिखा जाता है, ये जो 4 है इसे ऐसे, ये जो है d² y dx², इसको कैपिटल D का स्क्वायर लिखा जाता है, प्लस 4 यहाँ पे d माइनस 3 y सब का बाहर कॉमन निकाला जाता है, ये जो e⁻2x है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो x का कोफिशिएंट है 2 e की पावर में, उसको d की जगह पे पुट किया जाता है, 1/2 2 4 4 16 4 2 8 माइनस 3 इट इज 21, 1/21, ठीक है, 1/21 है। तो 21 वाली ऑप्शन ये है, साथ में ये e⁻2x जो है वो ऐसे ही आता है, क्लियर है, तो सी ऑप्शन रहेगी। 46th क्वेश्चन है भाई, वेक्टर u v w का सम जीरो वेक्टर के इक्वल दिया है, मैग्नीट्यूड u वेक्टर का, v का, w का दिया हुआ है, आपको ये कंडीशन निकालनी है। तो जैसे यहाँ पे u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर 0 के इक्वल हैं, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हो, 0 का स्क्वायर 0, तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनना, u वेक्टर का होल स्क्वायर
v वेक्टर का होल स्क्वायर। ये बहुत डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे एक बार करके बताने दो, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। u वेक्टर v वेक्टर, 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, v w आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे w u आएगा। आपको पता होगी ये आइडेंटिटी, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम इन दोनों का, 2 टाइम इन दोनों का, 2 टाइम इन दोनों का। तो u का जो स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट 9, v का जो स्क्वायर है, ठीक है, दैट इज 16, w का स्क्वायर है 25 प्लस 2 टाइम्स ये पूरी चीज की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है ना, इज इक्वल टू 0। इन सबका प्लस किया, इट इज 50। उस साइड जाके क्या बन गया, यहाँ पे तो वैल्यू यही रहेगी ना, ठीक है, 2 टाइम्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम यही रहेगी, 50 उस साइड जाके माइनस का, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x लिख देती हूँ जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो -50 अपॉन में 2 मतलब -25, मतलब डी आंसर। 47th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, c वेक्टर प्लस a वेक्टर, क्या रहेगी इसकी वैल्यू। इसका रिजल्ट, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आपको इनके सारे रिजल्ट्स भी चाहिए तब भी आप बता सकते हो, जो मास्टर कैडर में आ सकते हैं, जहाँ आने के चांस हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट सीधा रहता है ये वाला, 2 टाइम्स a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, सो c आंसर इज राइट आंसर। 48th, the dimension of vector space of all real numbers over the field of all rational number। रियल नंबर का रैशनल नंबर के ऊपर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। सारे रिजल्ट्स लेने के लिए, सारे नोट्स लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 49th, the inclination of the straight line passing through the point -3 6। हमें इंक्लिनेशन निकालनी, मतलब हमें थीटा निकालना है। स्ट्रेट लाइन किस में से पास होती है, एक पॉइंट तो -3 6 है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब 4 -5 -2 9 है ना। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट जब आप निकालोगे, इट विल बी 1 2, ठीक है। मिड पॉइंट निकालना, किस किस का निकालना था, 4 -5 एंड -2 9 का। 4 एंड 2 इनको ऐड किया गया, 2 अपॉन 2, -5 एंड 9 इनको ऐड करके 4 अपॉन 2, इट इज 1 2, ठीक है। ये रह गया मिड पॉइंट। अब इन दो पॉइंट से इक्वेशन फाइंड कर लो, क्योंकि उन्होंने कहा ना द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो पास करती है इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से। ये पॉइंट कौन सा बोला उन्होंने, 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं सॉरी इंक्लिनेशन, 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इंक्लिनेशन मतलब नथिंग बट यू कैन फाइंड स्लोप और tan थीटा। तो दैट इज 2 minus 6 upon 1 plus 3, it is -4 upon 4, it is -1, it is, ये होता है tan 45 डिग्री है ना, 135 पे होता है, मतलब 3π/4 पे होगा, ठीक है। ये कैसे है अभी चेक करके बता देते हैं। tan of 3π/4 निकालना है, दिस इज tan, you can write it as pi minus pi upon pi प्लस पाई अपॉन माइनस, ठीक है, यहाँ पे -π/4, इट इज नथिंग बट tan। जब आप ASTC का रूल लगाओगे, ASTC का रूल लगाओगे, ये 180 डिग्री, उसमें से कुछ माइनस करना है, साइन जो है वो पॉजिटिव रहना है, लेकिन tan तो नेगेटिव रहना ना, माइनस का π/4 हो जाना है, ठीक है। ठीक है, माइनस, तो ये चीज जो है ये 1 आ जानी है, सो दैट्स वाई -1 रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 50th, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कर्व। लेटेस्ट रेक्टम निकालना है भाई। लेटेस्ट रेक्टम सिंपली 2b² अपॉन a। तो पहले ये जो आपको कर्व दिया हुआ है इसको सीधा करके लिख लो, मतलब राइट हैंड साइड पे 45 है वो हटाना है, मतलब उसको सारे लेफ्ट राइट पे डिवाइड कर दो। x² अपॉन 9 y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे x² 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर,
वाई स्क्वायर 5 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए के नीचे 3 है, बी के नीचे अंडर रूट 5 है, ए भी आ गया बी भी आ गया। तो आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना है 2b², मतलब इसका स्क्वायर करके 5 अपॉन में ए कौन है 3, मतलब 10/3। आप इसको सीधा भी सोच सकते, जिनको ये रिजल्ट्स सारे पता है वो सीधा सोच सकते हैं। यहाँ पे b कौन है, b कौन है जो 5 के नीचे है, ठीक है, जो y के नीचे है। ये क्या है 9 असल में क्या है, ये a का स्क्वायर है, 5 क्या है b का स्क्वायर। तो सीधा इस 5 को ही ले लो ना, वो अंडर रूट में डाल के फिर वैसे करके, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्टिव बताना था, वो बता दिया। तो आप इसको सीधा b² की जगह पे आप 5 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाना, 5 2 10 अपॉन a में क्या आना, अब 9 मत लिख देना, ओके। यहाँ पे तो b का स्क्वायर लिखना था, दैट्स वाई 5, लेकिन अब a का स्क्वायर थोड़ी लिखना नीचे, वो a लिखना, तो इस चीज का आपको अंडर रूट लेना है, ठीक है। ऐसे आप सीधा सोच सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।